Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So chapter number class 10th chapter number अपना आई थिंक 5 चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कल हम लोगों ने इसकी क्लास ले ली थी। आज इस शीट से पीडीएफ से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस मतलब ऑर्डर ऑफ नंबर्स, sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब इसमें हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ जोड़ने पर मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ के। लाइक आपका पहला टर्म इसमें ए होता है तो अगला टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, बिकॉज इसमें आप डी ऐड करते हैं ना। डी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब बच्चों देखो, याद रखो कि डी अगर पॉजिटिव नंबर होगा, डी अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो बेटा ये सीरीज बढ़ती जाएगी, और अगर डी नेगेटिव नंबर होगा तो ये सीरीज छोटी होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दिया गया, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, 1 में आपने 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। सो पहले टर्म को बेटा नाम क्या दिया जाता है, स्मॉल ए। द फर्स्ट टर्म A1 इज कॉल्ड स्मॉल ए, एंड ये जो डिफरेंस बेटा एवरी टाइम कांस्टेंट है तभी एपी बनेगी, और ये डिफरेंस कहलाता है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज अ फिक्स नंबर, दैट इज डी। चलिए आइए कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो किसी एपी में कॉमन डिफरेंस 3 तरीके का हो सकता है। या तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, या तो कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है। तो बच्चों अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है सो एपी क्या बनेगी, डिक्रीजिंग। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 5, अब 5 में आप 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्या ये एपी है, हाँ ये एपी है, बट कॉमन डिफरेंस इसका क्या है बेटा, 0। और ये एपी कहलाती है कांस्टेंट एपी। क्या कहलाती है बेटा, कांस्टेंट एपी। नाउ अगर कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी बनेगी। ये तो आप देख चुके, अभी ऊपर ही देखा आपने। डिक्रीजिंग एपी देख लो आप, है ना। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, और फिर -2। देखो बेटा आप यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, आप यहाँ पे -2 ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, -2, बिकॉज 8 में आप -2 ऐड करोगे तो आपके पास में 6 हो जाएगा, 6 में -2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 में -2 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में -2 ऐड करोगे जी पे। तो बेटा ये डिक्रीजिंग एपी है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस को पहचान के आप पता लगा सकते हो कि इंक्रीजिंग एपी बनेगी या डिक्रीजिंग एपी। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। बेटा अगर मैं आपको बना के दूं इस तरीके का कुछ प्रोग्रेशन, जैसे 2 4 6 8 10, और इसके आगे मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया है, मतलब आपकी एपी केवल यहीं तक आकर के रुक गई है, आपकी एपी यहीं तक आके रुक गई है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ऐसी एपी जिनमें कितने, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ऐसी एपी को बोलते हैं बेटा फाइनाइट एपी, है ना। बट आप यहाँ देखो बेटा 0 1 2 3 4, जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है ना। मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3 6 9 कभी रुकते नहीं है। तो ऐसी एपी क्या कहलाएंगे बेटा, इनफाइनाइट एपी। बट मैं आपसे बात करूं मल्टीपल ऑफ 3 टिल 30, मतलब आपको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अप टू कहाँ तक जाना है, 3 10 जा 30 तक। तो ये तो रुक गई है ना, इसलिए ये जो एपी होगी फाइनाइट एपी होगा। ओके, देन बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। कल मैंने आपको बताया था कि एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी हो जाता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d हो जाता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d हो जाता है। इस तरीके से आप इसका nth टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1d। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सीक्वेंस ऑफ टर्म पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो आप देख रहे हो कि डी का मल्टीप्लाई हमेशा एक कम आ रहा है। क्यों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पांचवे टर्म की बात कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तो nth टर्म की बात करोगे तो क्या आएगा, n-1। बेटा ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आपका 50% चैप्टर हो जाता है ना। ये चैप्टर आपका 50% यहाँ पे हो गया। वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस,
n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड an इज द nth टर्म। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को an में होता है और n में होता है। कल मैंने बहुत अच्छे से बताया कि an और n का मतलब में डिफरेंस क्या है। n का मतलब है पोजीशन, है ना, और an का मतलब है टर्म वैल्यू। क्या नंबर है? हाँ, ये an का मतलब है टर्म पोजीशन और an का मतलब है टर्म वैल्यू। मैं समझाता हूं। आपने बस में टिकट कटवाई, आपको बस में 5 नंबर की सीट मिल गई, 1 2 3 4 5। तो बेटा आपका जो n है ना वो क्या होगा? 5 होगा। मगर उसके ऊपर आप बैठ रहे हो तो आपकी वैल्यू होगी an। तो मान लो an पे कौन बैठा हुआ है? 5 पे कौन बैठा है? सूरज। मतलब 5वें नंबर पे A5 की वैल्यू क्या होगी? सूरज। जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर होता है तो टीचर बोलता है रोल नंबर 13, तो बच्चा जो होता है उस पे हाथ उठा के यस सर बोलता है। तो एन उसका हो गया रोल नंबर, पोजीशन नंबर, और एन हो गई उसकी वैल्यू। चलिए, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है बच्चों जिसका नाम है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। बट इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले हमको अपनी एक्सरसाइज करना है जिससे हम कॉन्फिडेंस में आ जाएं, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला। एक्सरसाइज 5.1। बेटा एक्सरसाइज 5.1 में जो टफ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से पहला ही है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत नॉमिनल और इजी हैं, है ना। पहला भी इजी है, अच्छी बात है। पहला मतलब ऑल द क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि बताइए कौन सी सिचुएशन में एपी बन रही है। पहले में बन रही है, दूसरे में बन रही है, तीसरे में, चौथे में, किसमें एपी बन रही है। तो हम 1 बाय 1 करते हैं, चेक करते हैं एपी बन रही कि नहीं बन रही। चलिए देखिए, तो पहला सवाल जो है अपने पास में ये है। पहला सवाल क्या कह रहा है देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर एपी डिजाइन करनी है। तो आपका जो फेयर है बेटा, देखो पहला फेयर 1 किलोमीटर तक का कितने रुपए है? 15 रुपए। उसके बाद कह रहा है बेटा कि हर फेयर में हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ जाता है। मतलब जब गाड़ी 2 किलोमीटर चलेगी तो पहले किलोमीटर का 15 और अगले 1 किलोमीटर का कितना? 8। तो कितना हो गया बेटा? 23 रुपए। देन F3, है ना, क्या हो गया? 23 तो था ही और प्लस कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 31। बस ऐसे 3 टर्म काफी हैं, 4 भी निकाल सकते हो। बट एपी को पहचानने के लिए मिनिमम कितने टर्म होने चाहिए? 3, है ना। 4 भी निकाल सकते हो भाई। डिफरेंस कब बनेगा? जब आपके 3 टर्म होंगे, तभी तो कॉमन डिफरेंस बनेगा। तो अभी मैं ये एपी नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं ऐसे बोल रहा हूँ सीक्वेंस। क्या बोल रहा हूँ बेटा? सीक्वेंस। क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल ये पता नहीं कर लिया है कि एपी है कि नहीं है। तो जो सीक्वेंस मेरे पास बना बेटा वो क्या बना? 15, 23 और 31। ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। आप चौथा भी निकाल सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये देखो 31 + 8 कितना हो गया? 39। तो चौथा भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक काम करिए, अब आप निकालिए डिफरेंस और देखिए कि क्या डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है। और हर बार डिफरेंस सेम आया तो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे भी दिख रहा है कि 8-8 का गैप है तो आना ही है सेम। चलो डिफरेंस निकालते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो भैया पहला टर्म है A1, दूसरा है A2। A2 माइनस A1 निकालो बेटा, कितना? 23 माइनस 15, बोलो कितना आया? 8 आ गया। दूसरा A3 माइनस A2 कितना आएगा बेटा? 31 माइनस 23, अभी भी क्या आया? 8 आ गया। फिर तीसरा निकालना हो तो निकाल दो। A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, अभी भी क्या आया? 8। यू सी एवरी टाइम डिफरेंस इज सेम, है ना। तो लिखना पड़ेगा सिंस एवरी टाइम डिफरेंस इज सेम हियर डिफरेंस इज सेम सो द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी। इसलिए गिवन नंबर क्या बनाते हैं बेटा? एपी बनाते हैं। आ गया समझ में? अभिषेक क्लियर है? इसलिए यहाँ पे नंबर है एपी बनाते हैं। भूमि क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। आ जाओ करते हैं इसको और देखते हैं एपी बनती है कि नहीं बनती है। चलिए, ये देखिए क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ओके, एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आ जाओ भाई, तो मैं मान लेता हूं कि सबसे पहले जो सिलेंडर था कोई, ये देखो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, और यहाँ से पंप से हम कुछ हवा निकाल देते हैं ना, पंप से हम कुछ हवा निकाल देते हैं। बेटा शुरुआत में पूरा पंप भरा हुआ था, वॉल्यूम सिलेंडर का भरा हुआ था, तो V1 इक्वल टू कितना मान लो बेटा, V, राइट। तो गैस कितनी थी इसके अंदर, V थी। अब क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो इसके अंदर V/4 1/4 वॉल्यूम निकाल देता है। तो V2 में बचेगी कितनी, जितनी थी, और माइनस जितनी निकाल दी गई। तो निकाली कितनी गई, जो गैस प्रेजेंट थी उसका 4 टाइम, 1/4 टाइम। आंसर कर लो, क्या आएगा एलसीएम 4, और ये हो जाएगा 4V माइनस V। बोलो आंसर कितना हो गया, 3V/4। समझ में आया, ये आ गया V2। अब V3 निकालना है, ध्यान से देखो। तो V3 में गैस बची कितनी है अंदर, अंदर बची है 3V/4, और निकालनी कितना है, जो बची है उसका 1/4 टाइम्स, यानी 3V/4 का 1/4 टाइम्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, जो बची है उसका 1/4 निकालनी है ना, तो 3V/4 का 1/4 कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 3V/4 माइनस 3V/16। ओके, एलसीएम कितना आएगा 16। 16 में 4 का डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9V माइनस 3V, तो 4 3 जा 12। सॉरी बेटा, बिल्कुल सही। 16 में 4 का 12, 4 जाएगा तो 12 ही आएगा यहाँ पे। आंसर कितना आ गया बेटा, 9V/16। तो हमारे पास 3 टर्म है, एंड 3 टर्म से हम चेक कर सकते हैं। उसने बोला भी नहीं है कि 4 टर्म निकालो, बोला है क्या क्वेश्चन है, नहीं बोला। तो हम 3 टर्म में भी चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। चलिए, तो हमारे पास V1 V2 V3, सो वी हैव द सीक्वेंस, वी हैव द सीक्वेंस एज, पहला टर्म है बेटा हमारे पास V, दूसरा है कितना 3V/4, और तीसरा कितना है 9V/16। डॉट 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 ऐसे निकलता जाएगा। अब चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो चलिए 3V/4 माइनस V कितना आया, 3V माइनस 4V/4। बोलो आंसर कितना आ गया, -V/4, पहला आ गया। नाउ A3 माइनस A2, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, देखते हैं डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा है। सो 9V/16 माइनस 3V/4, आंसर 16, एलसीएम आ गया। और 9V माइनस 16 में 4 का डिवाइड किया 4, 4 3 जा 12। बोलो कितना आया बेटा, -9 3 12 -3V/16। देखिए कैंसिल भी नहीं हो सकता है, तो क्लियरली लिख रहा है यहाँ पे। सो आप लिख सकते हैं हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब एक कॉमन डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी नहीं है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में जो है हमारे पास में, ये एपी नहीं है, पहली वाली एपी है, सेकंड वाली नहीं है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 meter for the first meter and rises fee rupees 50 for each subsequent meter। आपको कॉस्ट निकालनी है
पहले आपको मीटर का जो डिगिंग कॉस्ट है, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है ये एपी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि देखो पहले D1 डिगिंग फॉर 1 मीटर इक्वल टू कितने रुपीस बेटा 150। अब डिगिंग फॉर 2 मीटर कह रहा है कि कॉस्ट जो है 50 रुपए से बढ़ता जा रहा है, तो 150 प्लस कितना हो गया 50, कितना हो गया बेटा 200। नाउ डिगिंग 3 इक्वल टू 200 तक आ गया था, 50 रुपए और बढ़ गया तो कितना हो गया 250। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है, पहले का 150 फिर 200 फिर 250 डन। सो अब आप डिफरेंस निकाल लो, 4 निकाल दिए इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 150 200 250 300 क्या बनाते हैं एपी, बिकॉज हर बार डिफरेंस कितना मिल रहा 50 मिल रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। यस फॉर्मूला लगेगा, ये भी हो गया। सो ये एपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अच्छा, अमाउंट मतलब आपसे जो पैसा आएगा आपके खाते में वो क्या होता है बेटा अमाउंट होता है। क्या होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपके खाते में जो पैसा होता है साल भर के बाद वो पैसा होता है, जैसे आपने 10,000 रुपए लगाया तो वो तो रहेगा ही, और 1 साल का बैंक का इंटरेस्ट वो भी रहेगा, है ना, वो भी मिलेगा। तो ये अमाउंट पर मांग रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट पर ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो बेटा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, पी ए इक्वल टू पी 1+R/100 होल टू द पावर n। ये होता है फॉर्मूला अमाउंट का, है ना। सम अमाउंट का फॉर्मूला होता है P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, N फॉर ईयर। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं 1 साल के बाद का अमाउंट A1। 1 साल के बाद कितना पैसा खाते में पड़ा होगा भैया, आपने लगाया था 10,000 रुपए, 1+1 साल, सॉरी रेट कितना है 8% है ना, 8%, तो यहाँ पे आपको 8 रखना पड़ेगा। 8/100 और होल टू दी पावर कितना 1 ईयर। तो 1 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 10,000 प्लस 108/100 हो जाएगा ना, बिकॉज 100+8 108। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल, 100 गुणे 108, आंसर कितना आ गया 10800। मतलब 1 साल के बाद आपके पास कितना हो गया 10,800। ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया है बेटा। सो फर्स्ट A1 इक्वल टू 10,800, 1 साल के बाद का पैसा। अब हम निकालते हैं दूसरे साल के बाद का पैसा कितना होगा A2 आफ्टर 2 ईयर। फार्मूला P यानी कि 10,000 ब्रैकेट में 1+R 8% का रेट है, R/100 होल टू दी पावर कितना 2। अब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 1 1 2 3 4 0, यहां पर कितना हो जाएगा 100 चला जाएगा, 108 108 पॉन में कितना बेटा 100 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 इंटू 108 एक बार, 108 दो बार, एंड हियर मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, पूरे के पूरे बचा क्या 108 इंटू 108। चलिए तो देखते हैं 108 इंटू 108 कितना होता है 108 मल्टीप्लाइड बाई 108। तो 2 साल का इंटरेस्ट 11,000, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट 11,664, 11,664, 11,664। This is the amount after 2 year. Okay, A2 is equals to 11,664। अब हमको थर्ड ईयर के बाद का अमाउंट निकालना है A3। ओके, प्रिंसिपल इज 10,000, P1 plus R is 8/100 whole to the power 3। So 10,000, here it is 108/100 whole to the power 3। 10,000 into 108
इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। ये क्या हो गया? कैंसिल। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब ऊपर है 108 108 108, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो 108 का तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका था इसमें। ओके, 108 इंटू 108 इंटू 108 कितना आ गया? 1259712। 1259712 और डिवाइड बाई 100 है ना? डिवाइड बाई 100। सो आंसर कितना आएगा? 12597.12 रुपीज। ये आ गया 12597.12। सो A3 इक्वल टू 12597.12 रुपीज। ओके, ये देखिए 3 टर्म आपके पास आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि बेटा इसका डिफरेंस तो चलो छोटा आएगा, इसका डिफरेंस तो बहुत बड़ा जाएगा, मतलब डिफरेंस सेम नहीं होगा। सो लिखेंगे क्लियरली A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना? सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ओके, ये AP नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। चलो डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे डाउट है। बच्चों ने पूछा कि सर ये AP है कि नहीं है। तो देखिए √3 √6 √9 √12 है ना? √3 √6 √9 √12, तो मैं नंबर लिखता हूं। सबसे पहला मेरे पास नंबर है √3 √6 √9 √12। तो हम क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं। तो √6 माइनस √3, तो बेटा √2 और √3 माइनस √3, यहाँ √3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आ गया बेटा? √2 माइनस 1। देन A3 माइनस A2 कर दो, तो √9 माइनस √6। तो √9 को लिख सकते हो क्या आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 दो बार, और √6 को लिख सकते हो √2 इंटू √3। ठीक है, अब आप यहां से √3 यदि कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस √2। क्या देखिए दोनों डिफरेंस सेम है कि नहीं है? नो, दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। तो सिंस A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। ठीक है, सो इसलिए ये AP नहीं होगा। बट बेटा ये देखो, ये AP हो सकता है, पता है? ये AP हो सकता है। इसको देखते हैं है कि नहीं है। ऐसा कहना तो बिल्कुल नहीं है, गलत है कि हो जाएगा, बट करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे A1 जो है वो है √2, और A2 जो है आपके पास में कितना बेटा? √8। अच्छा, √8 का मतलब क्या होता है बेटा? देखो 4 गुणे 2 मतलब कि 2√2 होता है कि नहीं होता है ना बेटा? 4 इंटू 2, अभिषेक 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 बन जाएगा। नाउ A3 यानी कि √18, तो √18 मतलब बेटा 9 इंटू 2, और 9 का रूट कितना आएगा? 3 √2। एंड A4 इक्वल टू √32 यानी कि √16 इंटू 2, और 16 का रूट 4√2। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम। A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2। क्या कर दो बेटा? √2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा? 2 माइनस 1। और वैसे भी आपको पता है कि दो √2 में से एक बार √2 माइनस करोगे कितना आएगा? एक बार √2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 क्या है? 3√2, और A2 क्या है? 2√2। तो 3√2 माइनस 2√2 कितना बच गया? √2। एंड A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, आंसर इक्वल टू √2। तो एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या बच्चों? AP। नोट कर लें।